न्याय दर्शन का यह दूसरा वीडियो है। दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी यह लेक्चर सीरीज प्रश्न उत्तर फॉर्मेट पर आधारित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, अनुमान क्या है? स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान में भेद बतलाइए। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान क्या है, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान में भेद बतलाइए। न्याय मतानुसार यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। यहाँ प्रमा की प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहा गया है। यहाँ 4 प्रकार के प्रमाण स्वीकृत हैं तथा अनुमान उनमें से एक है। 4 प्रमाण कौन कौन सा है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, और इसमें से अनुमान भी एक प्रमाण है। अनुमान अर्थात पूर्व ज्ञान के पश्चात और उसी पर आधारित होकर होने वाला ज्ञान है। यहाँ पूर्व ज्ञान का आशय पक्षधर्मता ज्ञान एवं व्याप्ति ज्ञान से है। प्रयोजन के दृष्टिकोण से अनुमान को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। प्रयोजन के दृष्टिकोण से अनुमान को 2 भागों में बांटा गया है, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। क्वेश्चन फिर से देखिए, अनुमान क्या है? तो अनुमान का डिफिनेशन बता दिया गया है। अनुमान पूर्व ज्ञान के पश्चात उसी पर आधारित होकर होने वाला ज्ञान, पूर्व ज्ञान का आशय पक्षधर्मता ज्ञान से एवं व्याप्ति ज्ञान से है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। धुएं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। धुएं को देखकर आग का ज्ञान, इसका मतलब जब हम किचन में धुआं देखेंगे तो आग का ज्ञान हो जाएगा। चिमनी में धुआं देखेंगे तो आग का ज्ञान हो जाएगा। तो पर्वत पे धुआं देखेंगे तो पर्वत पर आग का ज्ञान हो जाएगा। ये है अनुमान। अनुमान अर्थात व्याप्ति ज्ञान पर आधारित, पक्षधर्मता ज्ञान पर आधारित पश्चात ज्ञान ही अनुमान है। प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान को 2 भागों में बांटा गया है, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। स्वयं की शंका समाधान के लिए किया गया अनुमान स्वार्थानुमान है। स्वार्थ अर्थात स्वयं की शंका के समाधान के लिए किया गया ज्ञान स्वार्थानुमान है। इसमें 3 वाक्यों का सहारा लिया गया है। किसमें? तो स्वार्थानुमान में। तथा ये तीनों वाक्य में क्रमिकता का होना आवश्यक नहीं है। क्रमिकता मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे, इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे पर्वत पर धुआं है, यह है पक्षधर्मता। पक्षधर्मता अर्थात पर्वत पर धुआं है, ये पक्ष क्या हुआ? पर्वत। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, यह है व्याप्ति वाक्य। इसलिए इस पर्वत पर आग है, यह है प्राप्त ज्ञान। तो क्रमिकता का होना इसमें आवश्यक नहीं है। इसे आगे, इसे बाद में, इसे पहले फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, किसी को भी आगे पीछे बैठा सकते हैं स्वार्थानुमान में। आगे देखिए, वहीं प्रार्थानुमान दूसरों की शंका समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 5 वाक्य होते हैं तथा ये सभी वाक्यों में क्रमबद्धता का होना आवश्यक है। इसमें क्रमबद्धता दिखाई पड़ेगा। प्रार्थानुमान को पंचावयव अनुमान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 वाक्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। पर्वत पर आग है, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। जैसे रसोई घर में धुआं, चिमनी घर में धुआं, तो आग भी होगा। इस पर्वत पर धुआं है, इसलिए इस पर्वत पर आग है। ये 5 वाक्य, और ये 5 वाक्य कर्मबद्धता रूप में होगी। तो प्रार्थानुमान, ये जो 5 वाक्य है, ये दूसरों की शंका के समाधान के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुमान को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि धुआं कैसे है। तो पहले बोलेंगे पर्वत पर आग है, पहले क्या बोलेंगे? पर्वत पर आग है। दूसरा वाक्य में बोलेंगे क्योंकि पर्वत पर धुआं है। ये 2 बात बोल देंगे, पर्वत पर आग है क्योंकि पर्वत पर धुआं है। 2 बात लगातार बोला जाएगा। फिर तीसरा आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। रसोई घर में धुआं है तो रसोई घर में आग है। चिमनी घर में धुआं है तो चिमनी घर में आग है। ये एग्जाम्पल दे दिया। इसी को व्याप्ति वाक्य कहा जाता है।
उसका चौथा पॉइंट होगा इस पर्वत पर धुआं है, तो इसलिए अब देखो इस पर्वत पर धुआं है तो इस पर्वत पर आग है। तो ये जो 5 है, 5 वाक्यों का सहारा लिया जा रहा है दूसरों की शंका के समाधान के लिए, दूसरों के अनुमान के विषय में अनुमान को स्पष्ट करने के लिए 5 वाक्यों का सहारा लिया जा रहा है। पदार्थानुमान कहा जाता है, इसे पंचावयव अनुमान भी कहा जाता है। और इसमें क्रमबद्धता होती है। स्वार्थानुमान में 3 वाक्य, उसमें क्रमबद्धता नहीं होती है। स्वार्थानुमान स्वयं की शंका के समाधान के लिए, पदार्थानुमान दूसरों की शंका के समाधान के लिए। अब आइए प्रश्न पे एक बार फिर से, अनुमान क्या है? स्वार्थानुमान और पदार्थानुमान में भेद बतलाइए। तो अनुमान के बारे में बता दिया गया, स्वार्थानुमान के बारे में बता दिया गया, पदार्थानुमान के बारे में बतला दिया गया। क्वेश्चन का डिमांड पूरा हो गया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। गौतम के अनुसार अनुमान के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अनुमान के कितने प्रकार हैं, इन प्रकारों की व्याख्या करना है। किसके अनुसार? तो गौतम के अनुसार। गौतम कौन है? न्याय दर्शन का प्रतिपादक। न्याय मतानुसार यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। न्याय बोलता है यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। प्रमा की प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण 4 प्रकार के: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। अनुमान एक विशिष्ट प्रमाण है। अनुमान एक विशिष्ट प्रमाण है जिसका अर्थ है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होने वाला पश्चात ज्ञान। अनुमान मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर होने वाला बाद वाला ज्ञान, पश्चात का ज्ञान अनुमान कहलाता है। अनुमान एक विशिष्ट प्रमाण है जिसका अर्थ है पूर्व ज्ञान पर आधारित होने वाला पश्चात ज्ञान। यहाँ पूर्व ज्ञान का आशय पक्षधर्मता से या व्याप्ति ज्ञान से है। प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान 2 प्रकार के: स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया गया है। आगे देखिए, जो अपने लिए किया जाता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। जो अनुमान अपने लिए किया जाता है, जो अनुमान अपने लिए किया जाता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। इस अनुमान से स्वयं की शंका का समाधान होता है तथा इसके लिए 3 वाक्यों का होना आवश्यक है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इस पर्वत पर धुआं है इसलिए इस पर्वत पर आग है। इसमें 3 वाक्य। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, जब अनुमान दूसरों की शंका समाधान के लिए किया जाता है तो उसे परार्थानुमान कहते हैं। दूसरों की शंका के समाधान के लिए किया गया अनुमान परार्थानुमान। इसमें 5 वाक्यों की आवश्यकता होती है तथा ये 5 वाक्य कर्मानुसार होना चाहिए। परार्थानुमान को पंचावयव अनुमान भी कहते हैं। उदाहरण सहित प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण व्याप्ति वाक्य और उपनय और निगमन। चलिए पढ़ते हैं। प्रतिज्ञा में पर्वत पर आग है, ये जो वाक्य है प्रथम पंचावयव अनुमान का प्रथम वाक्य प्रतिज्ञा होता है। प्रतिज्ञा में पर्वत पर आग। हेतु, प्रतिज्ञा हेतु क्योंकि पर्वत पर धुआं है। हेतु मतलब जिसके जरिए, जिसके सहारे से प्रतिज्ञा को प्राप्त किया जाता है। तो क्योंकि पर्वत पर धुआं है, यह हेतु वाक्य हो गया। उदाहरण से तो व्याप्ति वाक्य। व्याप्ति क्या हुआ? व्याप्ति अर्थात उदाहरण। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। जैसे रसोई घर में, चिमनी घर में धुआं रहता है तो वहाँ आग होता है, इसलिए उपनय इस पर्वत पर धुआं है तो देखो इस पर्वत पर धुआं है। निगमन, जब इस पर्वत पर धुआं है तो समझो इस पर्वत पर आग भी है। ये 5 वाक्य कर्मानुसार 5 वाक्य। प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण से तो व्याप्ति वाक्य और उपनय निगमन। प्रतिज्ञा हेतु व्याप्ति वाक्य, उपनय निगमन। याद रखिएगा, प्रतिज्ञा हेतु व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन। ठीक है। अब प्रश्न को देखिए एक बार फिर से। गौतम के अनुसार अनुमान के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कर दिया गया। अनुमान के बारे में डेफिनेशन दिया गया है, भूमिका बनाया गया है। उसके बाद अनुमान के बारे में बताया गया है। अनुमान कहते हैं किसके हैं, और प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान 2 प्रकार के: स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान के बारे में बता दिया गया, परार्थानुमान के बारे में बता दिया गया। प्रश्न के डिमांड को पूरा किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गौतम के पंचावयव न्याय की साधारण व्याख्या कीजिए। पश्चात न्याय से इसका क्या अंतर है? पश्चात न्याय अर्थात वेस्टर्न जो न्याय है,
जो बाद के न्याय हैं, वेस्टर्न है जो बाद वाले न्याय हैं, और गौतम ने जो पंचावयव न्याय के बारे में बताया है, दोनों के बारे में भेद बताना है और पंचावयव न्याय की उदाहरण देकर इसका व्याख्या करना है। चलिए, न्याय दर्शन अनुसार यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। प्रमा की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण भी 4 प्रकार के हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ज्ञान और उपमान। अनुमान इनमें से एक है। प्रयोजन की दृष्टिकोण से अनुमान के 2 भेद हैं: स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। स्वयं की शंका समाधान के लिए प्रयोग किए गए साधन को स्वार्थानुमान कहते हैं तथा इसमें 3 वाक्यों का होना आवश्यक है, जबकि प्रार्थानुमान में 5 प्रकार के वाक्यों की आवश्यकता होती है तथा इसका प्रयोग दूसरों की शंका समाधान के लिए अनुमान के लिए किया जाता है। इसे ही पंचावयव अनुमान कहते हैं। पहले भी 2 क्वेश्चन में ये बातें समझाता आया हूँ। आगे देखिए, पंचावयव अनुमान में 5 वाक्यों कर्मानुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, साधारण, व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन। ये इसमें क्रमिकता होना चाहिए। प्रतिज्ञा में पर्वत पर आग है, हेतु में क्योंकि पर्वत पर धुआं है। उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य में जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग, रसोई घर में धुआं, रसोई घर में आग, चिमनी घर में धुआं तो चिमनी घर में आग। उपनय, इसलिए इस पर्वत पर धुआं है, इसलिए इस पर्वत पर क्या है, आग है। निगमन, उपरोक्त उदाहरण में विशेष से समान तथा समान से विशेष निष्कर्ष निकाले गए हैं। उपरोक्त उदाहरण में विशेष से समान, जहाँ प्रतिज्ञा में जो असिद्ध था वह निगमन में सिद्ध हो चुका है। देखिए, प्रतिज्ञा में पर्वत पर आग है, ये जो प्रथम वाक्य है प्रतिज्ञा में, ये असिद्ध था, लेकिन यही पर्वत पर आग है। अंतिम वाक्य देखिए निगमन में, इस पर्वत पर आग है, ये सिद्ध हो चुका है। दोनों वाक्य सेम ही हैं, लेकिन प्रतिज्ञा में असिद्ध था और निगमन में सिद्ध हो चुका है। फिर आगे देखें, तथा जब दृष्टांत सहित हेतु को अपने पक्ष में दिखाते हैं तो उपनय कहलाता है। उपनय इस पर्वत पर धुआं है। उपनय के इस पर्वत पर धुआं है, पर्वत पर धुआं है। हेतु में बता रहा है क्योंकि पर्वत पर धुआं है। हेतु में भी पर्वत पर धुआं की बात किया गया है, उपनय में भी पर्वत पर धुआं की बात किया गया है, लेकिन हेतु में जो पर्वत पर धुआं है वो अपने पक्ष में नहीं था, लेकिन उपनय में अपने पक्ष में हो गया है। अब हम धुआं को देखने लगे हैं, अर्थात आग को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं उपनय से निगमन की ओर। आगे देखिए, भारतीय दर्शन में वर्णित या पंचावयव अनुमान पश्चात दर्शन के वर्णित अनुमान से भिन्न है। जो पश्चात दर्शन में जो वर्णित अनुमान है उससे अलग है ये पंचावयव अनुमान, क्योंकि पश्चात निगमनात्मक अनुमान में 3 वाक्य होते हैं, जबकि पंचावयव अनुमान में 5 वाक्य होते हैं। उसमें 3 वाक्य होते हैं और इसमें 5 वाक्य होते हैं। पश्चात निगमन में आकारिक सत्यता की प्राप्ति, जबकि पंचावयव अनुमान में वास्तविक सत्ता की प्राप्ति होती है। पंचावयव अनुमान का प्रयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए, जबकि पश्चात अनुमान से बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि मात्र होती है। समझ लीजिए अच्छे से, जो पश्चात दर्शन में अनुमान की बात की गई है उसमें 3 वाक्य होते हैं, जबकि न्याय में जो पंचावयव अनुमान में ये 5 वाक्य होते हैं। पश्चात दर्शन में जो अनुमान की बात की गई है वह आकारिक सत्ता को बताता है। जैसे गाय को कभी घोड़ा कह देगा, कभी घोड़ा को कुर्सी कह देगा, कभी कुर्सी को, ऐसे देखें ना वाक्य, सभी कुर्सी कलम है, सभी कलम टोपी है, ये आकारिक सत्ता है। सेलोलिज्म पढ़े होंगे रीजनिंग में, तो ये जो है आकारिक सत्ता है। तो पश्चात दर्शन में अनुमान आकारिक सत्ता का बोध कराता है, जबकि भारतीय दर्शन में जो पंचावयव अनुमान है ये कारिक सत्ता का बोध कराता है, ये वास्तविक सत्ता का बोध कराता है। पंचावयव अनुमान जो भारतीय दर्शन का जो पंचावयव अनुमान है इसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन पश्चात दर्शन में जो अनुमान है उससे केवल बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति मात्र होती है। आगे देखिए,
दूसरा क्वेश्चन है व्याप्ति क्या है, व्याप्ति की स्थापना किस प्रकार होती है। व्याप्ति क्या है, व्याप्ति की स्थापना किस प्रकार होती है। देखिए, न्याय मत अनुसार यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। इसे प्राप्त करने का साधन प्रमाण कहलाता है। प्रमाण 4 प्रकार के हैं, अनुमान उनमें से एक है। विशिष्ट प्रमाण है अनुमान, तथा अनुमान को सिद्ध करने के लिए व्याप्ति वाक्य का प्रयोग किया जाता है। व्याप्ति वाक्य का प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो अनुमान को सिद्ध करने के लिए व्याप्ति वाक्य का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, व्याप्ति अनुमान का तार्किक आधार एवं प्राण है। व्याप्ति न रहे तो अनुमान खंडित हो जाएगा, अनुमान नहीं हो पाएगा। तो व्याप्ति अनुमान का तार्किक आधार एवं प्राण है। बिना व्याप्ति ज्ञान के अनुमान की व्याख्या संभव नहीं है। व्याप्ति 2 शब्दों के योग से बना है, वि प्लस आप्ति। वि मतलब विशेष, आप्ति मतलब संबंध। क्या विशेष संबंध, नित्य, साहचर्य, सार्वभौम, अभिविचारी, शर्त रहित का संबंध। यह है व्याप्ति वाक्य। जैसे धुएं को देखकर आग का अनुमान करने के क्रम में व्याप्ति वाक्य, व्याप्ति ज्ञान, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग, अर्थात धुएं को देखकर आग का अनुमान, यही तो व्याप्ति वाक्य है। न्यायिकों द्वारा व्याप्ति की सिद्धि के लिए 6 तर्क दिए गए हैं। अन्वय, व्यतिरेक, समान लक्षण, प्रत्यक्ष, व्यभिचारग्रह, तर्क, औपाधिक। अन्वय क्या है, एक वस्तु के भाव से दूसरी वस्तु का भी भाव होना अन्वय कहलाता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। व्यतिरेक, एक वस्तु के अभाव से उससे संबंधित दूसरे वस्तु का अभाव हो जाता है। जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, यह है व्यतिरेक। अनौपाधिक या शर्त रहित, व्याप्ति को शर्त पर आधारित नहीं होना चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है, यह वाक्य व्याप्ति के रूप में स्वीकार नहीं है, क्योंकि अग्नि के साथ धुआं तभी रहता है जब वह आर्द्रता भी विद्यमान हो। एक बार फिर से देख लीजिए, जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है, यह वाक्य व्याप्ति के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता कि जहाँ आग रहेगा वहाँ धुआं ही रहेगा, क्योंकि अग्नि के साथ धुआं तभी रहता है जब वहाँ आर्द्रता भी विद्यमान हो। आर्द्रता रहेगी तब धुआं निकलेगी। इसके लिए न्याय दर्शन में भूयो दर्शन की बात कही गई है, शर्त के बहिष्करण की बात कही गई है। आगे देखिए, व्यभिचारः ग्रह, हेतु का साधक के साथ एकांतिक संबंध होना चाहिए। धुएं को मिट्टी, वायु, जल आदि से संबंधित न होकर केवल अग्नि से संबंधित होना चाहिए, ये व्यभिचाराग्रह है। तर्क, व्याप्ति को तर्क पर आधारित होना चाहिए ताकि उसकी निश्चितता को लेकर संशय न हो। यदि वाक्य जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग है को हम असत माने, तब इसका विरोधी वाक्य कभी कभी धुएं के साथ आग नहीं रहती को आवश्यक सत्य मानना चाहिए। किंतु हम देखते हैं कि दैनिक अनुभव में यह सत्य नहीं होता। अतः जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, यह कथन सत्य है। अगला है समान लक्षण प्रत्यक्ष। इसके अनुसार किसी वस्तु के प्रत्यक्ष से उसमें निहित जाति या समान लक्षण समान का भी प्रत्यय हो जाता है। मनुष्य को देखकर मनुष्यत्व का ज्ञान, गाय को देखकर गोत्व का ज्ञान। तो ये था 6 तर्क। तो न्यायिकों द्वारा व्याप्ति की सिद्धि के लिए 6 तर्क दिए गए हैं। इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा अच्छे से। अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है, तर्क क्या है, व्यभिचारग्रह क्या है, औपाधिक क्या है, औपाधिक क्या है, समान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है। क्वेश्चन फिर से देखिए, व्याप्ति क्या है, व्याप्ति की स्थापना किस प्रकार होती है। तो व्याप्ति के बारे में बताया गया है कि अनुमान की सिद्धि के लिए व्याप्ति का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोडक्शन दे करके व्याप्ति के बारे में बता दिया गया है। और व्याप्ति अनुमान का तार्किक आधार एवं प्राण होता है।
व्याप्ति ज्ञान के अनुमान की व्याख्या संभव नहीं। व्याप्ति ज्ञान के बिना व्याप्ति ज्ञान के बिना अनुमान को सिद्ध नहीं कर सकते। और व्याप्ति का शाब्दिक अर्थ वि प्लस आपति विशेष संबंध होना चाहिए, नित्य संबंध होना चाहिए, साहचर्य होना चाहिए, अव्यभिचारी सार्वभौम शर्त रहित होना चाहिए। फिर उसके बाद न्यायिकों द्वारा व्याप्ति की सिद्धि के लिए जो 6 तर्क दिए गए, इन 6 तर्क को बता दिया गया है। अन्वय के बारे में बताया गया कि एक वस्तु के भाव को दूसरी वस्तु का भी भाव होना चाहिए, अन्वय कहलाता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ये अन्वय है। जहाँ धुआं है वहाँ आग होगा। व्यतिरेक, एक वस्तु के अभाव से उससे संबंधित दूसरे वस्तु का अभाव हो जाता है। जैसे जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, व्यतिरेक हो गया। अगर आग नहीं तो धुआं नहीं, यह व्यतिरेक वाक्य होगा। अनौपाधिक या शर्त रहित, व्याप्ति को शर्त पर आधारित नहीं होना चाहिए। शर्त पर आधारित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ आर्द्रता विद्यमान होती है वहीं धुआं होती है। तो शर्त रहित होना चाहिए, बिना शर्त का होना चाहिए। ठीक है। व्यभिचाराग्रह, हेतु का साथ के साथ एकांतिक संबंध होना चाहिए। धुएं को मिट्टी से, आग को मिट्टी से या फिर वायु से, जल आदि से संबंधित न होकर के केवल अग्नि से ही संबंधित रखो, ये व्यभिचाराग्रह है। तर्क, व्याप्ति को तर्क पर आधारित होना चाहिए ताकि उसकी निश्चितता को लेकर संशय न हो। तर्क मतलब जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग है को हम असत माने, तब इसका विरोधी भाग कभी कभी धुएं के साथ आग नहीं रहती का आवश्यक सत्य मानना चाहिए। किंतु हम देखते हैं कि दैनिक अनुभव में यह सत्य नहीं है, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ तो आग है ही, ये कथन सत्य है। फिर समान लक्षण प्रत्यक्ष, जैसे मनुष्य को देखकर मनुष्यत्व का ज्ञान, गाय को देखकर गौत्व का ज्ञान, इसलिए धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान, ये समान लक्षण प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा कंप्लीट होता है। फिर से एक बार प्रश्न को देखिए। व्याप्ति वाक्य क्या है, व्याप्ति की स्थापना किस प्रकार होती है, ये 6 तर्क न्यायिकों द्वारा बता दिए गए थे। इन सभी तर्कों को याद कर लीजिएगा।